ड्राइविंग सीट की विजिबिलिटी और एर्गोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरी हाइट 5'10" है, मैंने सीट पूरी ऊपर करी हुई है, मुझे आगे पूरा बोनट दिख रहा है, बोनट फ्लैट है, काफी अच्छे से दिख रहा है, कुछ ऐसा इशू नहीं हो रहा। रीचेबिलिटी भी देखूं तो थोड़ा मुझे लगता है स्क्रीन सीधी जाती है, बाकी गाड़ियों में जो आप सेगमेंट में आप देखोगे, इवन सेल्टोस में भी इससे ऊपर के सेगमेंट में जो आती है स्क्रीन ना थोड़ी सी बेंड होती है, तो ड्राइवर के लिए ईजी हो जाता है इंफोटेनमेंट पे रीच करना। उसके अलावा बटन्स, फिजिकल बटन्स दिए हैं, एसी के लिए भी फिजिकल बटन है, इंफोटेनमेंट के लिए भी है, सब एक्सेसिबल है, सब रीच में है, मेरी कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है राइट साइड पे स्टीयरिंग व्हील के पीछे, वहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि कभी कभी फर्स्ट टाइम ड्राइवर को यहाँ पे ढूंढने में दिक्कत आएगी पार्किंग ब्रेक, अगर उसको ढूंढनी होगी तो। एसी वेंट ये वाला जो है राइट साइड पे, ये थोड़ा स्टीयरिंग व्हील के पीछे आता है, तो कभी कभी आपको इसको एडजस्ट करना पड़ता है कि आपके ऊपर प्रॉपर हवा है, वरना आपने स्टीयरिंग पे हाथ रखा है तो आपके हाथ के ऊपर ही पीछे से हवा आती रहेगी। और ए पिलर में भी कोई ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता ए पिलर की वजह से। ORVM के पीछे भी काफी अच्छा गैप है, बड़ा गैप होने के बाद भी पीछे अच्छा गैप है ORVM के, तो वहां भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता। इवन ORVM का साइज भी अच्छा, तो पीछे भी क्लियरली दिखता है, IRVM से भी पीछे बहुत क्लियरली दिखता है। पीछे वाली सीट में बीच में हेडरेस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से क्लैरिटी और बढ़ जाती है, बट बीच में हेडरेस्ट होना चाहिए, तो सेफ्टी पर्पस के लिए अगर पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह बनाई है तो। स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा डी कट वाला है, थोड़ा शुरू में अजीब लग सकता है, बट ओवरऑल ठीक है, पकड़ने में कुछ ग्रिप वगैरह में इशू नहीं है। बटन्स देखने में एक बार को काफी सारे लगते हैं, बट विद टाइम आपको फिगर आउट हो जाएगा कि कौन सा बटन किस चीज के लिए, इतना ज्यादा हॉच पॉच नहीं लगेगा जो आपको पहली बार देखने में लगेगा। स्टॉक्स की भी रीचेबिलिटी ठीक है, कुछ ऐसा ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में, या ज्यादा अनईजी टू यूज नहीं है। पीछे पेडल शिफ्टर दिए, वो भी इजी टू यूज है। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट और शुरू करते हैं रिव्यू से। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया है, इसको मैंने प्रेस किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई हमारी। मैंने गाड़ी को डाला डी पे। अब यहाँ पे अभी मैं ट्रिप रीसेट कर देता हूँ, थोड़ा हम देख लेते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते कितना हमें फ्यूल इकोनॉमी वगैरह देगा। ट्रिप को मैंने रीसेट कर लिया है, मैप को खोला हुआ है, ठीक है। अब मैं करता हूँ गाड़ी चलाने से स्टार्ट। इसमें अच्छी चीज़ है, इंडिकेटर वगैरह देखना है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आ जाता है यहाँ पे, कोई ऐसा वार्निंग वगैरह नहीं दी हुई, बट मॉनिटरिंग आपको इंफोटेनमेंट में देखने को मिल जाता है। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो इसमें 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो इंजन आता है, जो कि अराउंड 120 का हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 170-75 न्यूटन मीटर्स के आसपास का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियसली आपको लो एंड पे, लो आरपीएम्स पे इतना टॉर्क वगैरह नहीं मिलेगा, बट मिड रेंज इस गाड़ी की काफी अच्छी फील होती है। एंड इसमें आपको डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स भी मिल जाते हैं, स्पोर्ट मोड मिल जाता है, सिटी मोड मिल जाता है, इको मोड मिल जाता है, तो उस हिसाब से भी काफी अच्छा ये इंजन आपको फील होता है। ओवरऑल इसको मैं अभी के लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में काइलैक से कंपेयर करूंगी। काइलैक में भी हमें 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, सेम सेगमेंट की गाड़ी, और वो गाड़ी ऐसी है जो लोग ड्राइविंग के लिए काफी ज्यादा चूज करते हैं। काइलैक की अगर मैं बात करूं तो काइलैक और इसकी पावर आउटपुट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, टॉर्क फिगर भी ऑलमोस्ट सेम है। बट मैं अगर एनवीएच लेवल्स की बात करूंगा, एज दोनों में 3 सिलेंडर इंजन आते हैं, तो इसका एनवीएच लेवल मुझे बेटर फील होता है काइलैक से। काइलैक में ज्यादा वाइब्रेशंस आपको फील होती है गाड़ी के अंदर, इवन जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, गाड़ी आपकी आइडल पे भी खड़ी होती है, तो कैबिन के अंदर आपको वाइब्रेशंस काइलैक में ज्यादा फील होंगी। बट अगर मैं कैबिन के बाहर की बात करूं, सिरोस में अगर आप बाहर खड़े होगे तो आपको बाहर वो वाइब्रेशंस या वो नॉइस आनी 3 सिलेंडर की आपको पता लग जाएगा, ये भाई इस गाड़ी में 3 सिलेंडर का इंजन है। बट जब अंदर बैठते हो आपको उतनी वो वाली चीज़ फील नहीं होती है। उसके अलावा पावर आउटपुट की बात करूँ, पावर डिलीवरी की बात करूँ, तो गाड़ी का पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छा है। ऑब्वियसली जब तक टर्बो हिट नहीं होता 1800-2000 आरपीएम के नीचे, तब तक गाड़ी थोड़ी सी ऐसा लेजी फील होती है, बट जैसे ही टर्बो हिट होता है गाड़ी अच्छे से पुल करने लग जाती है। एंड जब आप स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करते हो तो गाड़ी के आरपीएम हाई रखती है गाड़ी, उस वजह से भी क्या होता है आपको काफ़ी अच्छी पावर आउटपुट ये गाड़ी ऑल द वे देती रहती है। बट एक चीज़ इसमें है कि जब आप 3500 या 4000 आरपीएम को क्रॉस करोगे ना, मैं अभी आपको एक बार दिखाता हूँ, स्पोर्ट मोड पे डाल के मैंने स्पोर्ट मोड पे शिफ्ट किया, यहाँ तक मुझे अच्छी पावर आउटपुट आ रही है। इसके बाद मुझे गाड़ी ना थोड़ा फ्लैट फील होना शुरू हो जाती है। जब मैं स्पेशली पेडल शिफ्टर यूज़ कर रहा होता हूँ, मैं गियर चेंज नहीं करता हूँ, तो 3500-4000 आरपीएम के बाद ना गाड़ी बहुत ज़्यादा फ्लैट फील होने शुरू हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है गाड़ी में जान नहीं है और गाड़ी पुल नहीं कर रही है, तो बेटर है कि गियर स्विच कर लो। बट जैसे ही मैं इको मोड पे आ जाता हूँ, इको मोड में आके आराम से वही गाड़ी लो आरपीएम्स पे रहती है, लो आरपीएम्स पे गियर शिफ्ट करती है, क्योंकि गाड़ी को फ्यूल इकोनॉमी निकालनी है ऑब्वियसली। तो ओवरऑल डिसेंट मुझे पावर आउटपुट गाड़ी का फील होता है। नॉर्मली मैं सिटी मोड में ही, नॉर्मल मोड में ही गाड़ी को रख के चलाया है मैंने, स्पोर्ट्स मोड में भी ट्राई किया, इको मोड में भी ट्राई किया, बट नॉर्मल मोड इज अ गुड बैलेंस ऑफ आपका पावर आउटपुट एंड फ्यूल इकोनॉमी। बट यस, टर्बो आता है गाड़ी में, तो टर्बो हिट होते ही गाड़ी का आउटपुट काफी अच्छा हो जाता है, गाड़ी का पुल काफी अच्छा हो जाता है। बट हाँ, अगर आपकी गाड़ी में 5 लोग जब आ जाएंगे, आपने एसी ऑन किया होगा, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि गाड़ी में प्रेशर लग रहा है, ऑब्वियसली वेट ज्यादा होने की वजह से। एंड ऑल्सो इस गाड़ी का ना एरोडायनेमिक डिजाइन नहीं है इतना, काफी बॉक्सी डिजाइन है, तो उस वजह से भी ना आप जब हायर स्पीड्स पे जाओगे 80 अबव 90 100 110, तो आपको हल्की बहुत ना विंड नॉइस फील होनी गाड़ी के अंदर शुरू हो जाएगी, बिकॉज स्ट्रेट ए पिलर्स हैं, स्लांटिंग ए पिलर है नहीं, तो उस वजह से एरोडायनेमिक डिजाइन ना होने की वजह से वो विंड नॉइस आपको फील होनी गाड़ी में ऑब्वियसली शुरू हो जाएगी। अब देखो मेरा 5th गियर पे है, मैं सडन एक्सेलरेशन दूंगा,
गाड़ी ने गियर डाउन किया, गाड़ी ने पुल किया, तो अच्छा पुल कर लेती है गाड़ी जब तक वो मिड रेंज के अंदर है। जैसे ही आपका हाई रेंज में जाएगी, या तो ऑटोमेटिक मोड पे है तो गियर शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप पेडल शिफ्टर्स यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको फील होगा कि यार मैं गियर शिफ्ट ही कर लेता हूँ, ज्यादा अच्छा है। अब उसके बाद में आ जाता हूँ इस गाड़ी के गियर बॉक्स पे। इस गाड़ी में पर्टिकुलर जो पेट्रोल 1 लीटर वाला इंजन है उसमें आपको 2 गियर बॉक्स मिलते हैं, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डीसीटी। तो अभी मैं जो है वो डीसीटी वाला गियर बॉक्स है इस गाड़ी के अंदर जो अभी मैं चला रहा हूँ। एंड आई वुड से गियर बॉक्स इज प्रीटी गुड। आपको इतना ज्यादा शिफ्टिंग फील नहीं होगी गाड़ी में जो आपको काइलैक में अगेन फील होता है कि काइलैक में टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो थोड़ा वो टॉर्क कन्वर्टर में ना वो लैग फील होता है। इवन इसके डीजल वाले वेरिएंट में भी ना वो हल्का आपको लैग फील होगा कि गाड़ी गियर स्विच करने में हल्का सा टाइम ले रही है, वो आपको चीज फील होगी। बट डीसीटी ऑब्वियसली ड्यूल क्लच है तो इसमें आपको इतना वो शिफ्टिंग का प्रोसीजर फील नहीं होगा कि हाँ गाड़ी के अंदर गियर शिफ्ट हो रहा है। काफी स्मूथ ट्रांजिशन फील होगा अनटिल अनलेस आप गाड़ी को बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो। और अगर मैं इसी गियर बॉक्स की बाकी मोड्स में बात करूँ, स्पोर्ट मोड में बात करूँ, इको मोड में बात करूँ, तो अगेन वही काफी आराम से ये गियर शिफ्ट करता है। इको मोड में लो आरपीएम्स पे गियर शिफ्ट कर देता है, उसमें भी आपको इशू फील नहीं होगा। और स्पोर्ट मोड में ये आपका गियर बॉक्स काफी लंबे आरपीएम्स तक पुल करने की कोशिश करता है, अराउंड 3000-4000 आरपीएम के आसपास ही फिर ये गियर स्विच करता है। अगर आपने एकदम से पंजा दे दिया, आप गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हो स्पोर्ट मोड के अंदर होते होते भी। बट थोड़ा सा ये वाला गियर बॉक्स ना विद टाइम आपको लेजी फील होना शुरू हो जाएगा इनिशियल गियर्स में। ये मैंने सेल्टॉस में भी चीज देखी थी, ऑल्दो सेल्टॉस में शुरू में इश्यूज आए थे गियर बॉक्स हीटिंग वगैरह के, तो उस चीज को यहाँ पे इन्होंने इंप्रूव किया है, तभी गाड़ी थोड़ा पहले गियर शिफ्टिंग वगैरह कर रही है। बट थोड़ा बहुत आपको ना फर्स्ट सेकंड गियर पे कभी कभी गाड़ी लेजी फील होनी शुरू हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ गियर शिफ्टिंग। बट ओवरऑल कोई इशू नहीं है, स्मूथनेस काफी अच्छी है गाड़ी के अंदर। अगर गियर शिफ्ट की ही पर्टिकुलरली मैं बात करूँ तो मैं 3rd गियर पे हूँ, मैंने स्पोर्ट्स मोड पे डाला, देखो मैं 4th पे था, स्पोर्ट में डालती हूँ 3rd पे आ गया। अब मैं सडन एक्सेलरेट करूंगा गाड़ी को, हल्का मुझे फील हुआ गाड़ी ने डाउन शिफ्ट किया और फिर 4000 आरपीएम के आसपास, 4500 आरपीएम के आसपास गाड़ी ने अगला गियर पे स्विच किया। थोड़ी देर एक बार गाड़ी को स्पोर्ट मोड पे चला के देखते हैं। देखो काफी हाई आरपीएम्स पे गाड़ी रखती है, लो गियर्स पे गाड़ी रखती है, क्योंकि ऑब्वियस स्पोर्ट मोड है तो उसमें आपको ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क देने की कोशिश करेगी, गाड़ी आपकी ज्यादा भागे, ज्यादा पुल करे। अगर यही मैं नॉर्मल मोड पे होता तो आई थिंक ये गाड़ी 5th गियर पे होती है, अभी जो भी 4th गियर पे है। तो मान के चलो कि नॉर्मल मोड से स्पोर्ट मोड के कंपैरिजन में स्पोर्ट मोड में गाड़ी हमेशा एक गियर लो रखेगी, जिससे आरपीएम्स हाई रहे, ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क मिले गाड़ी को, और ज्यादा पंची आपको फील होनी शुरू हो जाती है। तो अगर मैं अब स्टीयरिंग व्हील की बात करूं, डिसेंट स्टीयरिंग व्हील है, वो जो Hyundai किया में आपको देखने को मिलता है स्टीयरिंग व्हील, इतना ज्यादा प्रिसाइज फील नहीं होता, बट कहीं ना कहीं ये सोनेट से स्टीयरिंग व्हील बेटर है। गाड़ी भी सोनेट के प्लेटफॉर्म पे बनी है, सोनेट के प्लेटफॉर्म को थोड़ा रीइंफोर्स किया, थोड़ा बेटर किया, जिससे सेफ्टी बेटर हो जाए, तो उस हिसाब से ये गाड़ी का प्लेटफॉर्म रीइंफोर्स करा गया है। बट स्टीयरिंग व्हील रिस्पॉन्स इज फाइन, नॉट टू एक्यूरेट बट बेटर देन प्रीवियस Hyundai किया की जो गाड़ियां सोनेट वगैरह वेन्यू आती थी उनसे थोड़ा बेटर फील होता है। और साथ साथ जैसे ही मैं मोड चेंज करता हूँ तो स्टीयरिंग व्हील में मुझे वेट का भी चेंज फील होता है। इको मोड में हूँ मैं अभी, मुझे काफी ये देखो लाइट स्टीयरिंग फील हो रहा है। इवन मैं 50 पे भी हूँ, मुझे ठीक ठाक वेट का स्टीयरिंग फील हो रहा है। अगर मैंने नॉर्मल मोड पे किया, स्टीयरिंग व्हील हल्का सा वेट पकड़ लेता है, और जैसे ही मैं स्पोर्ट मोड पे करूंगा स्टीयरिंग व्हील में वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ड्रास्टिकली एकदम ज्यादा नहीं, बट इको मोड से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा आपको एकदम से लगेगा गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील ने वेट पकड़ लिया, तो वो चीज आपको फील होती है। बट स्टीयरिंग व्हील अच्छा है फॉर लो स्पीड्स एज वेल, क्योंकि गाड़ी के साइज के हिसाब से ऑल्दो सब 4 मीटर गाड़ी है, बट गाड़ी में हाइट है, विड्थ है गाड़ी में। बट जब आप सिटी में ट्रैवल करते हो ना, आपकी स्पीड अराउंड 10-15 भी होती है, तो स्टीयरिंग काफी लाइट फील होता है, जो कि सिटी में गाड़ी को मैन्यूवर करने में काफी हेल्प कर देता है। काफी अच्छा स्टीयरिंग व्हील लगा इन टर्म्स ऑफ अडेप्टेबिलिटी की, लो स्पीड्स पे है गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील में कम वेट है कि सिटी स्पीड वगैरह में आप इजीली गाड़ी को मैन्यूवर कर पाओ। हाई स्पीड पे जाते जाते या इवन मोड्स आप चेंज करते हो, स्पोर्ट मोड वगैरह पे जाते हो जहां आपको स्टीयरिंग व्हील के वेट की जरूरत होती है, तो वहां पे स्टीयरिंग व्हील अच्छा वेट ऐड भी कर देता है विद स्पीड या विद ड्राइविंग मोड्स। और अगर मैं स्टीयरिंग व्हील से इसके सस्पेंशन की तरफ जाऊंगा तो सस्पेंशन थोड़ा सा कंफ्यूज फील होता है कभी कभी। ऑब्वियसली सोनेट से थोड़ा बेटर फील हुआ है सस्पेंशन, सॉफ्टनेस है सस्पेंशन में बट स्टिफनेस भी है, मतलब आपको कभी कभी अनइवन रोड्स वगैरह या थोड़ा बहुत छोटे मोटे पॉट होल्स होंगे ना, इतना फील नहीं होगा। बट जैसे ही आपकी हल्की सी स्पीड बढ़ी और कोई गहरा पॉट होल आ गया, आपको गाड़ी के अंदर वो फील होगा कि हाँ सस्पेंशन ने उस पॉट होल को लिया है, इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाता है। बट वहीं जब आप हाईवे स्पीड्स पे होगे, गाड़ी स्टेबल फील होगी, मतलब ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट गाड़ी में आपको इतनी फील नहीं होगी, गाड़ी में अच्छी खासी स्टेबिलिटी फील होगी, जो कि सोनेट में नहीं होती थी। बट वर्टिकल मूवमेंट आपको गाड़ी में थोड़ी कहीं ना कहीं फील होती है, हल्की सी भी बम्पी रोड आगे कुछ होगी तो आपको ज्यादा वर्टिकल मूवमेंट फील हो जाएगी, स्पेशली रियर सीट्स में। उसके अलावा सस्पेंशन फील्स प्रीटी गुड। गला मेरा खराब है तो थोड़ी आवाज अजीब सी हो रही होगी। और एक और चीज की सस्पेंशन थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे है, उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप एकदम से लेन चेंज कर रहे हो या शार्प टर्न्स लेने की कोशिश कर रहे हो ना, आपको गाड़ी में बॉडी रोल काफी हद तक फील होगा, क्योंकि गाड़ी की हाइट ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है, 190 mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी की हाइट है तो ऑब्वियसली आपको गाड़ी में तब वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट फील होगी जब आप शार्प टर्न्स ले रहे हो
या एकदम से लेन चेंज कर रहे हो, तो उस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखना। बट हाँ, कहीं ना कहीं जैसे मैंने हाईवे वाली बात बोली कि वर्टिकल मूवमेंट गाड़ी में थोड़ी फील होती है, बट कहीं ना कहीं जब गाड़ी में वेट ऐड हो जाता है, पैसेंजर्स आ गए, लगेज डाल दिया, तो वो वाला वर्टिकल मूवमेंट थोड़ी सी कम फील होगी। बट एक और इशू क्या है कि गाड़ी का जो व्हील वेल है ना, व्हील वेल का साइज़ काफ़ी छोटा है, तो उस वजह से एक और इशू, ये देखो भाई कहाँ से लोग आ रहे हैं। हाँ, तो व्हील वेल का ना जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, बेसिकली बॉडी और व्हील के बीच में ना गैप काफ़ी कम है, तो जब पैसेंजर्स डाल दोगे ज़्यादा गाड़ी में, लगेज डल जाएगा, तब ऐसा लगेगा कि टायर पे चिपक गई है गाड़ी। तो वो चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि एकदम से कोई हाई स्पीड में ऐसे बम पे ना चले जाओ कि भाई बॉडी टायर से एकदम ढप करके लगी जाए, जो कि कम चांसेस है, बट व्हील वेल थोड़ा छोटा है तो उस वजह से वो चीज़ फील होती है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ऐसा अनइवन पैच है, ऑल्दो रोड प्रॉपर बनी हुई, खड्डा वगैरह नहीं है, बट गाड़ी में हल्की मुझे वो मूवमेंट फील हो रही है, जस्ट बिकॉज सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्टर साइड पे है। बट हाँ, सोनेट से कंपेयर करोगे थोड़ा स्टिफ साइड पे, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी में फिर वही हाइट आ गई है, ग्राउंड क्लियरेंस आ गई है, तो थोड़ी स्टिफनेस तो चाहिए सस्पेंशन में। तो आई वुड से डिसेंट सा बैलेंस सा सस्पेंशन है, बट नॉट एज गुड एज स्काईलैक। स्काईलैक का सस्पेंशन ऐसा है कि आपको सिटी में इतना पॉट होल्स या अनइवन रोड फील नहीं कराएगा, और हाईवे पे वो अच्छी स्टेबिलिटी भी रखेगा इन टर्म्स ऑफ, अगर आप वर्टिकल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो या हॉरिजॉन्टल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, वो सब मूवमेंट्स आपको फील नहीं होंगी स्काईलैक के अंदर। इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील होती है, स्पेशली वर्टिकल मूवमेंट आपको इसमें फील होती है हाईवेज पे। तो अगर आपको लॉन्ग जर्नीज करनी हो तो वैसे ओवरऑल गाड़ी कंफर्टेबल फील होगी, बट सस्पेंशन के टर्म में थोड़ा आपको लगेगा कि हाँ, मुझे बीच में ब्रेक ले लेना चाहिए, थोड़ा बैक को रेस्ट दे देना चाहिए, जो कि स्काईलैक में इतना ज़्यादा फील नहीं होता। और अगर मैं स्काईलैक से भी इसका स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स कंपेयर करूँ, इवन 3XO से भी कंपेयर करूँ ना, तो स्काईलैक और 3XO का ज़्यादा प्रिसाइज फील होता है। स्काईलैक का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी बेटर फील होता है इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइजनेस, और कितना गाड़ी आप कितना मोड़ रहे हो और कितनी गाड़ी मुड़ रही है उस टर्म्स में वो ज़्यादा डायनामिक फील होती है। ओवरऑल जो चेसी की इंटीग्रिटी है और जो चीज़ें आपस में कॉम्बिनेशन बनता है ना, सस्पेंशन का, इंजन का, स्टीयरिंग व्हील रिस्पॉन्स का, तो वो स्काईलैक में थोड़ा सा बेटर फील होता है, तो इसलिए वो थोड़ी ड्राइवर्स कार की तरफ चली जाती है। और सस्पेंशन के साथ साथ एक और चीज़ जो इस गाड़ी में मुझे बेटर फील होती है कि हाँ, सोनेट का प्लेटफॉर्म है, सोनेट के प्लेटफॉर्म को इम्प्रोवाइज करा हुआ है, तो सोनेट में ना आपको थोड़ा सा वो डिस्कनेक्ट फील होता था ओवरऑल गाड़ी में, बट इस गाड़ी के अंदर आपको एक प्रॉपर इंटीग्रिटी फील होती है कि हाँ, जो ओवरऑल सारी चीज़ें हैं, इवन आपका चेसी हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, सस्पेंशन हो गया, तो सब एक तरह से एक यूनिट हो गया, एक रिजिडिटी के साथ काम कर रहे हैं, ना कि सब चीज़ें अलग अलग इधर उधर जा रही हैं। तो इसमें आपको वो थोड़ी बेटर फील होती है, वो वाली बिल्ड के टर्म्स में थोड़ी बेटर फील होती है सोनेट से। अब देखो जैसे एक पैच आ रहा है, मैं ड्राइव मोड से स्पोर्ट मोड में जाता हूँ, मैंने पुश किया, यहाँ पे देखो लोग रॉन्ग साइड पे तो आ जाते हैं यार, दीदी ऐसे कैसे चलेगा। हाँ, तो अब मेरी गाड़ी थर्ड गियर पे है, मैंने स्पोर्ट मोड पे डाल दिया, मैं एकदम एक्सीलरेट करके देखता हूँ गाड़ी कैसे पुल करती है। ये देखो हल्का सा मुझे यहाँ पे लैग फील है, जस्ट बिकॉज मैंने एकदम से गाड़ी को पुल करने के लिए कह दिया, गाड़ी ने डाउन शिफ्ट किया, आरपीएम्स हाई हुए, फिर गाड़ी ने पुल करना शुरू किया, और आरपीएम भी ना उस सर्टेन लेवल पे हाई हो गई कि 4000 आरपीएम के आसपास हो गए, जहाँ पे इतना ज़्यादा टॉर्क और पावर डिलीवरी ये इंजन नहीं देता है। अगर आरपीएम्स 2500-3000 आरपीएम के आसपास रहते ना, तो काफ़ी अच्छा पावर डिलीवरी और बेटर मुझे फील होता। और जब डाउन शिफ्ट भी हो रहा होगा ना, आपको वो फील होगा कि जब आपने स्पोर्ट मोड में भी होकर स्पीड स्लो कर दी, ब्रेक मारी, तो आपको फील होगा गाड़ी करके डाउन शिफ्ट कर रही है। बट पेडल शिफ्टर्स में इस गाड़ी को यूज करने में बड़ा मजा आता है भाई, काफी अच्छे से ये गियर शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब जब आप पेडल शिफ्ट करते हो तब आपका गियर शिफ्ट होता है, ना कि टॉर्क कन्वर्टर की तरह की कुछ सर्टेन आरपीएम्स पे या कुछ सर्टेन स्पीड्स पे ही सिर्फ गियर अप डाउन अप करेगा या डाउन करेगा। थोड़ा डिफिकल्ट होता है पेडल शिफ्टर्स को कभी कभी यूज करना, कि जब आप टर्न वगैरह ले रहे हो, आपको गियर डाउन करना है, गियर अप करना है, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको डिफिकल्टी आएगी पेडल शिफ्टर्स को यूज करने में। बट मोस्टली स्ट्रेट रोड्स, हाईवेज वगैरह में आप पेडल शिफ्टर्स काफी इजीली यूज कर लोगे। अब देखो जैसे मैं अब यूटर्न आ रहा है, मैंने पेडल शिफ्टर पे ही मैं स्विच हुआ हूँ, अब मुझे यहाँ पे गियर डाउन करना है, मैंने ब्रेक मारी, मैं गियर डाउन कर सकता हूँ अभी, क्योंकि मेरा स्टीयरिंग व्हील सीधा है। बट अब मुझे स्टीयरिंग व्हील मोड़ना है, तो मैं यहाँ पे कैसे पेडल शिफ्टर यूज़ करूँगा, तो मेरे को पहले से ही गियर डाउन करके रखना होगा। तो मैंने पुल किया, यहाँ पे गाड़ी फ्लैट होनी शुरू हो गई 4000 आरपीएम के बाद। ठीक ठाक स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, इवन मैं ये कर्व पे भी जा रहा हूँ ना, तो मुझे इतना प्रिसीजन फील नहीं होता जो स्काईलैक में या 3XO में फील होगा, बट डिसेंट सा मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टीयरिंग व्हील का, कि हाँ मतलब गाड़ी मेरे कंट्रोल में है, मुझे ऐसा अंडर कॉन्फिडेंट भी फील नहीं हो रहा। बट ऑब्वियसली आप हाई स्पीड्स पे जाओगे तो थोड़ा गाड़ी आपको अंडरस्टेयर फील होने लग जाएगी, जस्ट बिकॉज ये गाड़ी एक तो फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऊपर से स्टीयरिंग इतना ज़्यादा प्रिसाइज या इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं है। यहाँ भी मैं टर्न लूँगा, मुझे बॉडी रोल फील हो रहा है गाड़ी के अंदर। तो मेरी स्पीड्स कितनी है, आई थिंक 30-35 के अराउंड स्पीड थी मेरी। देखो
देखो इस टर्न पे भी मुझे बॉडी तो हल्का सा गाड़ी में फील होता है, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी की हाइट है और मेरी स्पीड कितनी थी 40-50, और कर्व भी ऐसा शार्प कर्व नहीं था ये। और अगर मैं इको मोड पे गाड़ी को स्विच कर दूं तो अगेन काफ़ी एकदम से लगता है कि हाँ आउटपुट कम हो गया, पावर डिलीवरी गाड़ी की कम हो गई है। एक बार मैं आपको लेन चेंज वाली चीज़ भी बता दूं, जो बॉडी तो लेन चेंज पे फील होता है, सडन आपके सामने मान लो कोई आ गया तो कैसा होगा। अभी मेरे पीछे कोई भी नहीं आ रहा, सड़क खाली है, मैंने एकदम ये देखो क्या बॉडी रोल फील हुआ, गाड़ी पूरी झूमी है गाड़ी वो चीज़ आपको फील होगी इस गाड़ी की हाइट की वजह से यार। अब मैं इको मोड पे हूँ, गाड़ी की स्पीड इज़ अराउंड 50, RPM 1500 के आसपास है, गियर 5th है। मैं सडन एक्सेलरेशन करूँगा बहुत आराम से, मतलब गाड़ी ने ऐसा नहीं किया कि सडन गियर डाउन करके RPM बढ़ा के गाड़ी को उठाने की कोशिश करी, गियर डाउन करा, RPM हल्के से बढ़ाए गाड़ी ने, स्मूथ शिफ्ट के साथ गाड़ी को आगे बढ़ाया, क्योंकि ऑब्वियसली इको मोड है, फ्यूल इकोनॉमी बनानी है गाड़ी की, तो ऐसा एकदम भी पुल नहीं कर देगी ना गाड़ी। और यही सेम चीज़ अगर मैं नॉर्मल मोड पे करता हूँ, अगेन ऑलमोस्ट सिमिलर स्पीड्स, 4th गियर है, मैं एकदम एक्सीलरेट करूँगा, यहाँ पे गाड़ी ने थोड़ा एग्रेसिव होने की कोशिश करी, स्पोर्ट्स मोड में होगा और ज़्यादा एग्रेसिव होगी, RPMs और ज़्यादा हाई रखेगी गाड़ी। अब अगर मैं इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात कर लूँ, इस गाड़ी में 4 डिस्क ब्रेक्स आती हैं, बट आई वुड से ब्रेक्स इतनी ज़्यादा क्रिस्प फील नहीं होती। अच्छी ब्रेक्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस रखेगी आपके अंदर जब आप हाईवेज वगैरह पे जा रहे होगे, बट थोड़ी सी ब्रेक्स ना कुशनी फील होती हैं, इतनी ज़्यादा शार्प फील नहीं होती, क्रिस्पनेस नहीं लगती जो आपको काइलैक में लगती है। इवन दो काइलैक में 2 डिस्क ब्रेक ही आती है सिर्फ, इवन 3XO में भी आपको ब्रेकिंग ना बेटर फील हो जाएगी, बट इस गाड़ी में ब्रेकिंग उतनी ज़्यादा शार्पनेस वाली नहीं लगती आपको। इवन ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह भी गाड़ी का ठीक ठाक है। और अगर मैं फ्यूल इकोनॉमी की बात कर लूँ तो अराउंड 14.5 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चल चुकी है, 20 मिनट से गाड़ी चला रहे हैं। बीच में हमने स्पोर्ट्स मोड पे भी डाल के देखी, नॉर्मल मोड पे भी गाड़ी चलाई, इको मोड पे भी बहुत कम टाइम के लिए चलाई है, तो उस हिसाब से गाड़ी ने 12.7 का फ्यूल इकोनॉमी दे दिया। मैं एक ही बंदा गाड़ी में बैठा हूँ, AC इज एट 23 डिग्री सेल्सियस और फैन स्पीड भी 1-2 पे ही, ऑटो मोड पे चल रही है बेसिकली AC, तो उस हिसाब से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी डिसेंट सी मिली है आई थिंक, क्योंकि एक टर्बो इंजन भी आता है इसमें और इतना ज़्यादा अभी हमें ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिला है, मोस्टली खाली पैच पे ही हमने गाड़ी को चलाया है। एंड अगर मैं इसके डीजल वेरिएंट की भी बात करूँगा ना, डीजल ऑटोमेटिक की भी आपको सिमिलर फ्यूल इकोनॉमी मिलेगी, इतनी खास नहीं मिलेगी। अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए डीजल के अंदर तो आई वुड से आप मैनुअल पे ही जाओ। एंड अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह कल को मिल गया तो ये गाड़ी मिनिमम आपको फ्यूल इकोनॉमी 8 to 7 kmpl का भी दे सकती है। AC अगर आपका गाड़ी का ऑन होगा तो आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो, हाईवेज पे अगर आप निकलोगे तो ये अराउंड आपको 17-18 का फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। अगर आप 80 to 90 की कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, गाड़ी में पैसेंजर्स भी हैं 2-3 और लगेज भी थोड़ा बहुत भरा हुआ है, जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, हाईवेज पे एक्सप्रेस वेज पे जाओगे, 110-120 आप चलाने लग गए, वहाँ पे आपकी फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप होकर वही अराउंड 14 के आसपास आ जाएगी, पैसेंजर्स हो गाड़ी में और AC वगैरह ऑन हो तो। जैसे आप गाड़ी को थोड़ा पुल करने लग जाओगे ना, तब आपको इंजन की आवाज़ ज़्यादा अंदर आनी शुरू हो जाएगी। उससे पहले आपको इंजन काफ़ी स्मूथ फील होगा, काफ़ी रिफाइंड फील होगा कि ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं कर रहा है इंजन। एक बार गाड़ी का ब्रेक टेस्ट कर लेते हैं कि मान लो मैं हाईवेज पे चल रहा हूँ, अराउंड 60-70 की स्पीड पे भी चल रहा हूँ, मेरे सामने एकदम से कोई आ गया तो डिसेंट ब्रेकिंग है, वही मैं कह रहा हूँ, ब्रेकिंग अच्छी लगती है गाड़ी की, बट क्रिस्पनेस फील नहीं होती, वो सॉफ्टनेस गाड़ी की ब्रेकिंग में थोड़ी कुशनीनेस फील होती है। तो अगर मैं गाड़ी के फाइनल कंक्लूजन की बात करूँ तो ये गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए जो सिटी में डिसेंट स्पीड्स पे ट्रैवल करते हैं, जिनको चलाने में इतना फन नहीं चाहिए, गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा देखते हैं कि अच्छा स्पेस मिल जाए, फीचर्स मिल जाए, एक वैल्यू फॉर मनी वाला प्रपोजिशन मिल जाए। डिज़ाइन थोड़ा इसका सब्जेक्टिव हो सकता है, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है बिल्कुल भी, बट ये गाड़ी उन लोगों के लिए जो लिटरली सेंसिबल गाड़ी ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा स्पेस चाहिए, मुझे फीचर्स चाहिए, मेरी फैमिली को कंफर्टेबल फील होना चाहिए गाड़ी के अंदर, और मुझे चलाने में गाड़ी डिसेंट सी चाहिए कि हाँ हाईवेज पे भी निकालूं तो टर्बो इंजन की वजह से अच्छा पावर आउटपुट मिल जाएगी, ओवरटेक्स वगैरह ईजी हो जाए, एंड इवन सिटी में भी चलाऊं तो डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी मुझे गाड़ी दे दे, ज़्यादा पावर भी ऐसी एग्रेसिवनेस भी नहीं चाहिए, तो आप 2000 RPM के नीचे भी चलाओगे गाड़ी तो ये ठीक ठाक चल जाएगी। और अगर मैं इसको काइलैक से कंपेयर करूँ ना, तो काइलैक एक ऐसी गाड़ी है जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है। स्पेस उस गाड़ी में डिसेंट सा मिलता है, 4 लोग आप मैक्सिमम बिठा सकते हो, बीच में 5वां बंदा नहीं बैठ सकता उसमें कंफर्टेबली, बच्चा बैठ सकता है फिर भी। और काइलैक ज़्यादा प्रिसाइज फील होती है इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, या इवन आपको जो गाड़ी का डायनामिक्स होते हैं ना, काइलैक में आपको ज़्यादा फील होते हैं। तो अगर आप ऐसे बंदे जिसको गाड़ी चलाने के लिए लेनी है कि भाई मुझे गाड़ी चलाने में एकदम मज़ा आ जाना चाहिए, वेदर इट बी सिटी या ट्रैफिक हो या हाईवेज पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो आई वुड से आप काइलैक की तरफ जाओ, जहाँ पे आपको इतने फीचर्स नहीं चाहिए,
इतना फिट फिनिश या इंटीरियर की क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता, आपको बस गाड़ी चलाने से मतलब है। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको गाड़ी में सब कुछ चाहिए, एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए सब चीज़ों को, डिज़ाइन पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि पड़ोसी क्या बोलेंगे और ये सब आपको नहीं सोचना इतना कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी गाड़ी के बारे में क्या बोलते हैं कि ऐसी गाड़ी दिखने वाली ले ली, वैसी दिखने वाली गाड़ी ले ली, तो आप डेफिनेटली सिरोस पे जा सकते हो। और अगर मैं इस गाड़ी की सेफ्टी वगैरह की बात करूँ तो आपको सारे बेसिक सेफ्टी फीचर्स इसमें मिलते हैं, प्लस आपको इसमें लेवल 2 ADAS भी मिलता है जो इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स आते हैं उन सब में। ADAS की मैंने जो थोड़ी बहुत ऐसा डेमो वगैरह टेस्टिंग करी है वो मैं डीजल वाली वीडियो में दिखाई हुई है, बट आई वुड से काफ़ी सेंसिटिव मुझे इसका ADAS फील हुआ कुछ जगहों पे कि गाड़ी ने एकदम से आगे दूसरी गाड़ी को डिटेक्ट करके, भले ही अच्छा खासा गैप था बट गाड़ी ने सडनली गाड़ी को एकदम रोक दिया। ऑल्दो मेरे पीछे उस टाइम कोई था नहीं तो खाली था तो ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ, बट कभी कभी आपको एकदम से प्रिपेयर्ड नहीं होगी और गाड़ी एकदम से आपको ढप करके जल्दी से झटके से रोक देगी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको आदत नहीं है या आपको इतना प्रेफरेंस नहीं है ADAS की तो आप उस चीज़ को ऑफ करके रख सकते हो, बट आई वुड से इसका लेन की असिस्ट वगैरह बाकी चीज़ें अच्छे से चलती हैं। और एक और चीज़ मैं इसके गियर बॉक्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि ऑब्वियसली ये DCT गियर बॉक्स है और गाड़ी टर्बो वाली है, तो DCT गियर बॉक्स आपका इतना तो अब हीटअप होता नहीं है, गियर बॉक्स इतने इंप्रूव हो गए हैं कि, और अगर मैं नई वाली वेन्यू से इसको कंपेयर करूँ ना तो आपको मोर और लेस सब कुछ चीज़ें बहुत हद तक सिमिलर मिल जाएंगी। बस मेजर फर्क जो आपको मिलेगा एक Hyundai की आगे बैज का और गाड़ी के डिज़ाइन का। वेन्यू का डिज़ाइन लोगों को ज़्यादा अपीलिंग लगता है, वो थोड़ा क्रेटा से ज़्यादा रिजेंबल करता है, तो जिन लोगों का बजट नहीं होता क्रेटा वाला है, जिन लोगों का बजट नहीं है तो वो वेन्यू पे एक बार को जा सकते हैं कि हाँ थोड़ी क्रेटा वाली फील भी हमें आ जाएगी, गाड़ी का डिज़ाइन भी बेटर है, स्पेस अच्छा निकल गया, इंटीरियर क्वालिटी अच्छी है, फीचर्स हमें सारे यही मिल रहे हैं, तो वो लोग फिर वेन्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक उसकी वजह से सिरोस की सेल्स को और ज़्यादा इंपैक्ट होगा। वैसे ही कुछ पिछले महीनों में सिरोस की सेल्स काफ़ी नीचे हो गई है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दो, नीचे कमेंट डाउन कर दो, कुछ फीडबैक देना है, मैंने कुछ मिस कर दिया, आपकी कोई भी क्वेरीज है मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM करके पूछ सकते हो, और कुछ चीज़ें मैंने मिस कर दी तो सॉरी, एक तो मेरी तबीयत वगैरह थोड़ी ख़राब है तो ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है मुझसे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये वीडियो शेयर करो उन लोगों के साथ जो ये गाड़ी लेने की सोच रहे थे, स्पेशली ये टर्बो ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।